नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी मंतोष में। जैसा हम लोग टीएसटी, पीएचटी, एलटी ग्रेड या स्टेट, डीएसएसबी, ठीक, इस सब के लिए जो प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं उसमें आज ये तीसरा है। 2 हम लोगों ने कर लिया है। अगर जो नहीं देखे होंगे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एक जो है बिहार या स्टेट का प्लेलिस्ट है, या तो बिहार टीएसटी, पीएचटी का है, उसमें भी डाला हूँ, ठीक, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, ठीक, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है? जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है। ऑप्शन है ऑक्सीजन आइसोटोप, जीवाश्मिक पराग, ड्यूरी क्रस्ट, वृक्ष वलय वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑक्सीजन आइसोटोप, ऑक्सीजन आइसोटोप जो हो वो जलवायु परिवर्तन का जैविक संकेतक नहीं है, ठीक, बाकी सब हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, भारत का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत का। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम भारत का है। अगर पूछे सबसे अधिक किसका है तो सबसे अधिक है चीन का, ठीक, सबसे अधिक चीन का पहले नंबर पे है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक, तीसरे पे जो है वो यूरोप आएगा, तीसरे पे यूरोप। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है? इसमें ओजोन क्षरण से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन है क्लोरीन परिकल्पना, सल्फेट परिकल्पना, कार्बन मोनोऑक्साइड परिकल्पना, ध्रुवीय समताप मंडली मेघ परिकल्पना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सल्फेट परिकल्पना। सल्फेट परिकल्पना जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है, बाकी क्लोरीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्रुवीय समताप मंडली मेघ परिकल्पना है, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है? क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग। ऑप्शन है लौह एवं इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोटर गाड़ी उद्योग जो है वो क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है, ठीक। किसका? ये है यूएसए का, ठीक। इसका सबसे अधिक विकास कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने परिभाषित किया था? R.A. डिकिंसन, A. हेटनर, R. हडसन, कार्ल सावर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
तो इसका सही ऑप्शन है ए, हेटनर का है। ये जो परिभाषा है वो हटनर का है कि पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में। ठीक, ये हेटनर बोले थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसने इसकी व्याख्या की है? बहुत फेमस है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान। ऑप्शन है रिचर्ड हार्टसॉन का, हेटनर का, टालमी का, वेगनर का। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेटनर का। ठीक, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ये है हेटनर का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, एक तरफ है जीन ब्रून्स नियतवादी, OHK स्पेट नवनियतवादी, जी टेलर संभववाद, फ्रेडरिक रेडजेल संभाव्यवाद। सबसे फेमस सबसे पहले पकड़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। OHK स्पेट का संभाव्यवाद बहुत फेमस है। ठीक, बहुत फेमस है। बी का 4 1 2 में है, बाकी ये 2 कट गया, मतलब 2 अब सही नहीं होने वाला, इसी में से कोई है। जीन ब्रून्स का पकड़ लीजिए, क्योंकि 2 सीधा सीधा लग रहा है, तो ये दोनों तो सेम है कि ये होगा ही, जीन ब्रून्स का संभववाद। ठीक, जीन ब्रून्स का संभववाद होगा ही, क्योंकि दोनों मिल रहा है इसमें सीधा सीधा। ऑप्शन सिर्फ 2 में मैटर फंस रहा है। ठीक, सिर्फ 2 में मैटर फंस रहा है। टेलर, अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर जो है वो नव नियतिवाद के हैं, अब फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो नियतिवाद के हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगर 2 ऑप्शन मिल रहा है सेम जो है, तो लगभग उसी 2 में से एक होगा कोई ना कोई जो है। ये 99% जो है सही निकलता है, 1% जो है अपवाद में चला जाता है, क्योंकि 100% कोई नहीं कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभाव्यवादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? किसने किया था? ब्लास ने, ब्रून्स ने, सोरे ने, डिमांजिया ने। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन इसका है, ये है ब्लास का। ठीक, फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभाव्यवादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो वो किए थे ब्लास। इसमें ब्लास और फेब्रे और ब्रून्स। ठीक, बस ये 3 लोग इसमें बहुत फेमस हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल एक है, भूगोल क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, क्रमबद्ध विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान। तो भूगोल क्या है? इसका सही ऑप्शन है, देखिए, भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है। ठीक, कई बार प्रश्न भी पूछा हुआ है और इसके बारे में कई बार चर्चा भी किया हूँ कि भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मात्रात्मक क्रांति को किसने सिविल वार कहा है? क्या कहा है? सिविल वार। बहुत फेमस शब्द है सिविल वार। पीटर हैगेट, ब्रायन बेरी, डेविड हार्वे, LD स्टैम्प। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
तो इसका सही ऑप्शन है सिविल वार मात्रात्मक क्रांति को ब्रायन बेरी कहे थे, ब्रायन बेरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विकास को आम जन की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया है। विकास को आम जन की वास्तविक स्वतंत्रता में विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शन है पॉल क्रुगमैन, अमर्त्य सेन, हंस सीगर, फ्रांसिस फुकुयामा। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है वो विकास से संबंधित ही ज़्यादातर जो है विवरण अपना दिए थे। ठीक, और इन्हें पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक, और ये हैं भारत के पहले व्यक्ति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने प्रदेश की संकल्पना को स्थललाख यानी जन एवं कार्य रोजगार के त्रिकूट के रूप में प्रचारित किया एवं लोकप्रिय बनाया? तो कौन है ये? ऑप्शन है H.S. पर्लॉफ, जी चैडविक, पैट्रिक गेडिज, J.G. M. हिलहर्स्ट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कौन है जो प्रदेश की संकल्पना को स्थललाख एवं कार्य के त्रिकूट के रूप में प्रचारित एवं लोकप्रिय किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक गेडिज। पैट्रिक गेडिज जो हैं यही किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, बहुत फेमस है। ठीक, यहाँ पे पैट्रिक लिखा है, ये हैं पैट्रिक गेडिज। ठीक, जो सन्नगर बताए थे, ही क्या बताए थे? सन्नगर। बहुत फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में पुस्तक लेखक कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सी पुस्तक है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कॉस्मस हम्बोल्ट, एंथ्रोपोजियोग्राफी रैडजेल, जियोग्राफी जेनरलिसिस हेरोडाटस, एड गुंटे रीटर। देखिए कॉस्मस हम्बोल्ट की बहुत फेमस है, एंथ्रोपोजियोग्राफी रैडजेल की बहुत फेमस है, इसे वास स्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास स्थान। ठीक, या तो वास स्थान रख के पूछ लेता है या एंथ्रोपोजियोग्राफी रख के पूछ लेता है। जियोग्राफी जेनरलिसिस ये हेरोडोटस की नहीं है, ये बहुत फेमस है, ये है वारेनियस की। वारेनियस। ठीक, किसकी है? वारेनियस की है। और अर्डकुंडे रीटर की है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रथम चिंतन फलक क्या था? चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? ऑप्शन है भूवैज्ञानिक संगठन, पृथ्वी ग्रह का वर्णन, मानव वातावरण अंतर संबंध, क्षेत्रीय विभेदन। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मानव वातावरण अंतर संबंध। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानव वातावरण अंतर संबंध था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण। परतदार, आग्नेय, कायांतरित, उपर्युक्त सभी। उच्च दाब एवं उच्च ताप से कायांतरित बनती है। ठीक, आग्नेय और परतदार
ये दोनों कायांतरित में रूपांतरित होती हैं। ठीक, कायांतरित में ये दोनों रूपांतरण करती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृति चक्र संकल्पना किसने प्रस्तुत की? भू आकृतिक चक्र संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है विटलसी, पेंक, W.M. डेविस, कुर्क। सही ऑप्शन कौन सा है? बहुत फेमस है, W.M. डेविस, मतलब विलियम मॉरिस डेविस का है। ठीक, भू आकृति चक्र ये बहुत फेमस है। ठीक, इसे सामान्य सिद्धांत भी बोलते हैं, इसी को सामान्य सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विटलसी जानते ही हैं, कृषि को 13 भागों में बांटे थे, कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटे थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को कहा जाता है। भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप फोकस, विवर्तनिक बिंदु, कंपन केंद्र, भूकंप केंद्र। सही ऑप्शन ये क्या है? भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को कहा जाता है भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। ठीक, इसे सेस्मेसिक फोकस भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है, कौन है? ऑप्शन है क्रेटर एवं काल्डेरा, लाइकोलिथ, रिंग डाइक, बैथोलिथ। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्रेटर एवं काल्डेरा। क्रेटर एवं काल्डेरा जो है ये बाह्य स्थलाकृति है ज्वालामुखी की। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का अपवर्तनात्मक कार्य नहीं है? भूमिगत जल का अपवर्तनात्मक कार्य नहीं है। घोलीकरण, जल गति क्रिया, अपघर्षण, संघनन। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है जो भूमिगत जल का अपवर्तनात्मक कार्य नहीं वो है संघनन, क्योंकि संघनन जो है वो भूमिगत नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भूकंप जनित सागरी लहरों को जाना जाता है। भूकंप जनित सागरी लहरों को जाना जाता है। ऑप्शन है यस लहरें, यल लहरें, पी लहरें, सुनामी। सही ऑप्शन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है ये सब जो है भूकंप जनित तरंगी सागरी नहीं है। ठीक, ये है सुनामी। सुनामी जो आती है उसे भूकंप जनित सागरी लहर से भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ है अस्थलीय स्वरूप, दूसरी तरफ है एजेंटे। इंसेलबर्ग हिमानी, ड्रमलिन समुद्री लहरें, स्पीट भूमिगत जल, स्टैलेक्टाइट वायु। अब इसमें आपको मिलान करना है। देखिए बहुत आसान है ये। इंसेलबर्ग जो है ये सीधे सीधे वायु से मिला दीजिए, बहुत फेमस है ये। ठीक, उसके बाद ड्रमलिन हिमानी है, स्पीड जो है ये समुद्री लहरें हैं, स्टैलेक्टाइट जो है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट ये सब जो है भूमिगत जल से बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि पहला का 4 किस में मिल रहा है। पहले का 4 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक, पहले का 4 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। अगर एक मिल गया
तो तुरंत मार के आगे निकल जाइए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? इसमें कौन सी स्थलाकृति है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन है लैपीज, डोलाइन, ड्रमलिन, युवाला। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर सी। ड्रमलिन जो है ये भूमिगत जल से निर्मित नहीं है, ये हिमनद से संबंधित है। किससे? हिमनद से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि स्थल संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। कथन किससे संबंधित है? बहुत फेमस कथन है। ऑप्शन है पेंक, डेविस, हट्टन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, सही ऑप्शन है ये डेविस का। इसे ही डेविस का त्रिकट कहा जाता है। डेविस का त्रिकट इसी को बोला जाता है। स्थल, रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। ठीक, और ये डेविस महोदय भौगोलिक चक्र की संकल्पना में दिए थे। कब दिए थे? 1999 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों यथा सियाल, सीमा, निफे की पहचान की है? स्विस, डाली, जेफरीज, होम्स। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तो सियाल, सीमा, निफे में जो है वो बांटे थे स्विस। कौन बांटे थे? स्विस। स्विस जो है वो सियाल, सीमा, निफे में बांटे थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन चट्टान पारगम्य है? इसमें कौन सी चट्टान है जो वो पारगम्य है? ऑप्शन है स्लेट, सेल, संगमरमर, चूना पत्थर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो चट्टान है वो पारगम्य चट्टान है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? कौन है जो प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? बहुत फेमस है। एटना, विसुवियस, एलोगन, स्ट्राम्बोली। सही ऑप्शन है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक, और ये है कहाँ? तो स्ट्राम्बोली है सिसली द्वीप पर। कहाँ पे है? सिसली द्वीप पर। पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? कौन सी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय, कायांतरित, परतदार, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परतदार। इसी परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। और इसी में जो है पेट्रोलियम, कोयला, ये सब चीजें पाई जाती हैं। अगला है, नदी घाटी जो क्षेत्र के सामान्य ढाल के लंबवत विकसित होती है को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रत्यानुवर्ती घाटी, अक्रमवर्ती घाटी, अनुवर्ती घाटी, परवर्ती घाटी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन है नदी घाटी जो क्षेत्र के सामान्य ढाल की लंबवत विकसित होती है उसे अनुवर्ती घाटी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? अनुवर्ती घाटी कहा जाता है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति का क्या नाम है? हिमानी क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति का क्या नाम है? ऑप्शन है लटकती घाटी, ड्रमलिन, नुनाटक, श्रृंग एवं पोंछ।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्रमलिन। कौन है वो? ड्रमलिन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। इसमें कौन है जो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? अगर आपको धारा पढ़नी है, धारा, तो टीस्टी पीस्टी का ग्रुप है। उस टीस्टी पीस्टी ग्रुप में मैं मैप पे पूरा जो है धारा पढ़ाया हूँ, कौन गर्म है कौन ठंडी है, कहाँ से निकलती है तो गर्म होती है, कहाँ से निकलती है तो ठंडी होती है, पूरा प्यूरड एकदम दिया हूँ। एक बार आप अगर देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें कौन सी है जो ठंडी धारा नहीं है? ऑप्शन है अगुलहास, बेंगुएला, हम्बोल्ट, कनारी। सही ऑप्शन है अगुलहास। जो अगुलहास की धारा है वो ठंडी धारा नहीं है। ठीक, ये रहा आज की प्रश्नों का श्रृंखला जो है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक लोग इसको देख सकें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।